नमस्कार दोस्तों। हमने जो पिछली कक्षा में बात की थी वो था फिरोज शाह तुगलक के जो है शासन का जो स्थापत्य जो है उनके समय उन्होंने शासन को कैसे अपने स्थापित किया। उसके बाद में हमने बात की थी फिरोज शाह तुगलक के जो है विजय अभियान। अब हम बात करते हैं आज फिरोज शाह तुगलक की जो नीतियाँ, उनके द्वारा जो है जो प्रशासन में क्या कार्य किए गए, उनके द्वारा विनिर्माण कार्य, उनके लोक कल्याण कार्य, उनके द्वारा जो साहित्य रचा गया या फिरोज शाह तुगलक के समय जो है नहरों का जो निर्माण हुआ या फिर उन्होंने जो नीतियां अपनाई, तुष्टीकरण की नीतियां अपनाई, उनके बारे में हम बात करते हैं। तो हमारा सबसे पहले है उनकी वित्तीय व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण। फिरोज शाह तुगलक द्वारा जो है वित्तीय व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण, वित्तीय व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण तो फिरोज शाह तुगलक ने जो है सबसे पहले इनका आता है कि इन्होंने जो अपनी वित्तीय व्यवस्था थी उसका सुदृढ़ीकरण इन्होंने कैसे किया। तो सुदृढ़ीकरण के अंतर्गत जो आता है कि वित्तीय व्यवस्था को इन्होंने कैसे जो है एक मजबूत आधार जो है प्रदान किया। तो इन्होंने फिरोज शाह तुगलक द्वारा इन्होंने भूमि नाप की जो प्रणाली है, इन्होंने भूमि नाप प्रणाली का जो है त्याग किया। मतलब भूमि नापने की जो प्रणाली है, पहले की भूमि को जो नापना था वो प्रणाली जो अलाउद्दीन खिलजी के समय जो है मसाहत जो है भूमि नाप की एक जो प्रणाली थी, तो उस भूमि नाप की प्रणाली को त्याग कर इन्होंने जो है एक जागीरदारी व्यवस्था, ये व्यवस्था एक देखी जाए तो इन्होंने जो है अमीर और जो उलेमा वर्ग है उनको प्रसन्न करने के लिए भी जो है फिरोज शाह तुगलक द्वारा जो है जागीर व्यवस्था का जो है निर्माण किया गया। क्योंकि जो है अमीर वर्ग है उनको जागीर दी गई और उन्होंने तो जागीर दे दी तो भूमि जो नाप है वो अपने आप खत्म हो जाएगी। क्योंकि फिरोज शाह तुगलक ने जो अपने प्रशासन का जो सुदृढ़ीकरण किया, तो उसने जब फिरोज शाह तुगलक ने देखा इससे पूर्वज जो शासक था मोहम्मद बिन तुगलक, तो उसने के समय जागीरदारी व्यवस्था नहीं थी। उसके समय में जो किसानों के पास ही जमीन होती थी, तो मतलब रैयत ही जो किसान जो होते थे उसकी जमीन के हकदार होते थे। तो फिरोज शाह जो मोहम्मद बिन तुगलक था उसने दुआब में जो कर वृद्धि की 50%, लेकिन जब दुआब में कर वृद्धि की तो किसान जो है ऋण के तले आ गया, तो वैसे किसानों की जमीन भी जो है कुछ कम हो गई। तो उस परिस्थिति में जो जागीरदारी जो व्यवस्था इसने जो प्रारंभ की, तो अमीर वर्ग को भी संतुष्ट कर दिया और फिरोज शाह तुगलक द्वारा जो जागीरदारी व्यवस्था तो निर्धारित जो है लगान है जो राज्य को प्राप्त होता रहे और उन जागीरों के जो है अंतर्गत जो है किसान है वो काम करते रहे। तो जागीरदारी व्यवस्था को इसने जो है प्रारंभ किया तथा तकावी ऋण, जो सौंदर्य और जो तकावी ऋण थे जो चलाए थे किसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो इन तकावी ऋण और जो ऋण थे इनको भी इसने खत्म कर दिया। लगान की दर जो है निर्धारित करने का जो दायित्व, जो लगान की दर है कितनी रहनी है राज्य में, उसका जो निर्धारित करने का जो दायित्व है, इसने दायित्व का जो निर्धारण करने के लिए ख्वाजा हिसामुद्दीन जो है इसको लगान दर का जो निर्धारण है उसका दायित्व दिया। लगान दर निर्धारण का दायित्व सौंपा ख्वाजा हिसामुद्दीन को कि लगान दर क्या होनी चाहिए। तो उसका जो है निर्धारण का जो है इसका जो था मुख्य अधिकारी ख्वाजा हिसामुद्दीन को इसने लगान दर का निर्धारण के लिए जो है नियुक्त किया। इसके अलावा इसने जो है 6 वर्षों तक, जब हिसामुद्दीन ने अपनी पूरी भूमि का जो है 6 वर्षों तक जो सर्वेक्षण किया, तो 6 वर्षों तक जो है राज्य की जो भूमि है उसको हिसामुद्दीन द्वारा 6 वर्षों तक जो देखा गया। 6 वर्षों के सर्वेक्षण के पश्चात जो इसने भूमि है उसकी जो 6 वर्ष सर्वेक्षण पश्चात 6 वर्ष के सर्वेक्षण के पश्चात इसने बोला कि राज्य में जो भूमि है उस पर कितना लगान आ सकता है, 6 करोड़ और 75 लाख रुपए जो है लगान की जो 75 लाख जो है लगान भूमि है जिस पर 6 करोड़ और 75 लाख रुपए लगान आ सकता है। मतलब इसने ख्वाजा हिसामुद्दीन को जो है इसका जो राज्य की जो भूमि है उसका लगान दर जो निर्धारण करने का जो है दायित्व दिया। तो उसने जो हिसामुद्दीन ने जब 6 वर्षों तक जब राज्य की भूमि का सर्वेक्षण किया कि इस भूमि से कितना लगान लिया जाएगा, इससे कितना लगान लिया जाएगा, तो उसने भूमि कर का जो सर्वेक्षण किया तो सर्वेक्षण के जो तहत
उसने देखा कि 6,75,00,000 की जो है आय है वो लगान के द्वारा प्राप्त हो सकती है। फिरोज शाह तुगलक ने 24 कर व आब-बाबों और करों को जो है इसने हटा दिया, ये खत्म कर दिए 24 कर। और इसने जो कर जो चालू किए, 4 कर बस राज्य में रखे, और 4 कर जो चालू किए इसने वो थे इस्लामी परंपराओं के, कुरान के, हदीस के नियमों के आधार पर, इस्लामी परंपरा या कुरान या हदीस के जो नियम है उनके आधार पर इसने नए कर चालू किए। वो 4 कर थे, 4 नए कर जोड़े इसने। वो 4 नए कर थे जजिया, जकात, खराज और खम्स। 4 ये कर जो है फिरोज शाह तुगलक द्वारा जो है नए जो कर जोड़े गए, तथा ये कर थे शरीयत के अनुकूल। तो देखो इसमें सबसे पहला जो कर है, ये जो प्रारंभिक जो कर है, ये जो कर है जजिया और जकात है, ये धार्मिक कर है। इसमें जो है एक जजिया कर है जो हिंदुओं से, मतलब गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला जो कर होता था वो जजिया कर होता था। मतलब हिंदू धर्म के जो तीर्थ यात्रा पर जो जाने का, इसको तीर्थ यात्रा कर भी कहते थे। तो हिंदू धर्म जो जाएगा उस पे जो है हिंदू धर्म मानने वाले उस पे जो कर लगाया जाएगा। तो इसमें फिरोज शाह तुगलक पहला शासक था जिसने इसमें जो है, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक कहता था कि हमारे जो कुरान की जो शरीयत है या फिर मुस्लिम कानून है उसमें कहीं नहीं लिखा गया कि जजिया से ब्राह्मणों को मुक्त रखा जाए। तो फिरोज शाह तुगलक पहला शासक था। क्वेश्चन आता है कि पहला शासक कौन था जिसने ब्राह्मणों पर जजिया लगाया, तो ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक कहता था कि हमारे जो नियम है तो उन नियमों के अनुसार स्त्री, अपंग और लूले लंगड़े और बड़े जो बुजुर्ग है उनसे जजिया नहीं लिया जा सकता, बाकी हम सबसे जजिया ले सकते हैं। तो ब्राह्मणों से भी इसने जो है जजिया लेना प्रारंभ किया। लेकिन जो है दरबार की या फिर जो शासन की जो जनता थी, हिंदू जनता, उसने भी जो है जजिया को ब्राह्मणों के जो है, ब्राह्मणों का जो जजिया है उन्होंने जो चुकाया। उसके अलावा जो जकात होता है वो मुस्लिम धार्मिक कर होता है। तो इस धार्मिक कर के अंतर्गत मुस्लिम के जो पैसे वाले जो लोग हैं तो वो अपनी कर का जो 20 कुछ हिस्सा, मतलब 100 में से कुछ 2% जो है दान देते थे। तो उससे क्या है, जो मुस्लिमों का जो विकास, मुस्लिमों के उत्थान के लिए जो एक जो कर मिलता था उसको मुस्लिमों के उत्थान के लिए जो है लगाया जाता था। इसके बाद में जो बात करते हैं खराज है, वो भूमि पर जो है कर लगाया जाता था। वो भूमि का जो कर होता था खराज, वो 1/5 या फिर 1/3 तक माना गया। फिरोज शाह तुगलक ने मानते हैं कहीं कहीं 1/3 लगाया, लेकिन जो भी रहा हो, क्योंकि ये जो खराज है इसका जो नियम था कि ये 1/3 से कम लिया नहीं जा सकता और 50% से ज्यादा ये बड़ा नहीं, मतलब इसको 1/3 से कम नहीं लिया जा सकता, मतलब 1/3 से कम नहीं ले सकते और 50% से ज्यादा नहीं ले सकते। जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने 50% लिया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने भी जो दोआब में 50% कर दिया था, लेकिन 1/3 कुछ भी रहा हो कर होता था। उसके अलावा बात करते हैं खम्स। खम्स जो है सेना द्वारा जो लूट का जो माल होता था उसको कहते थे खम्स। तो सेना जब लूट के माल को लाती थी तो राज्य की जो आय होता था जो सेना को मिलता था 4/5 और 1/5 जो है शासन को मिलता था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के समय, क्योंकि सबसे ज्यादा विजय अभियान हुए, सबसे ज्यादा जो भारतवर्ष पे जो अपनी विजय अभियान और जो नीति चलाई वो चलाई अलाउद्दीन खिलजी ने। तो अलाउद्दीन खिलजी की जो सेना है मुख्यतः जो है अपने विजय अभियानों में बिजी रहती थी। उसके फलस्वरूप जो अलाउद्दीन खिलजी ने इस स्थिति को परिवर्तन कर दिया। तो इस स्थिति को परिवर्तन कर दिया तो उसने 1/5 जो भाग मिला अलाउद्दीन खिलजी के समय सैनिकों को और 4/5 भाग मिला राज्य को। लेकिन इस स्थिति को वापस जो लागू कर दिया फिरोज शाह तुगलक द्वारा कि 4/5 भाग जो है लूट का, खम्स का जो है 4/5 भाग सैनिकों को मिलना चाहिए और 1/4 जो 5 भाग है वो राज्य को मिलना चाहिए। और जो बाद में जो है लोधी वंश के जो शासक हुए उन्होंने तो ये परिवर्तन किया कि खम्स में जो सैनिकों को गड़ाधन जो मिलता था, जो सैनिकों की अपनी जो अर्जित आय होती थी गड़ाधन, उसमें से राज्य का कोई हिस्सा नहीं था। वो सैनिक जो जिसको मिलेगा वो गड़ाधन उसी व्यक्ति का होगा। उसके बाद में हम बात करते हैं कि फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो है जो सिक्के जो कुछ चलाए गए, उन सिक्कों में हम बात करते हैं तो जो चांदी का इसके जो सिक्का चलाया गया, इसने मैंने बताया था ससगनी नामक, तो ससगनी नामक जो सिक्का चलाया था, तो ससगनी है चांदी का सिक्का। ये जो 6 जीतल के बराबर होता था, 6 जीतल के बराबर होता था। तथा इस फिरोज शाह तुगलक द्वारा अद्दा जो मिश्रित सिक्का,
अद्दा और बिक। जो मिश्रित सिक्का और जो तांबे का सिक्का था वो अद्दा चलाया इसने, और बिक नामक जो सिक्का चलाया, चांदी का जो है सिक्का चलाया, मतलब एक सिक्का चलाया अद्दा, वो मिश्रित था, चांदी का सिक्का था। बिक चलाया इसने तांबे का सिक्का। इसके अलावा फिरोज शाह तुगलक ने अपने जो सिक्के हैं उन पर अपना स्वयं का नाम सिक्कों पर और अपने उत्तराधिकारी फतेह खां का जो है नाम अंकित करवाया। फिरोज शाह तुगलक ने अपना स्वयं का नाम तथा अपने उत्तराधिकारी फतेह खां का नाम अंकित करवाया। अब फिरोज शाह की जो वित्तीय व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण में हम आगे बढ़ते हैं, तो फिरोज शाह के वित्तीय सुदृढ़ीकरण में हम देखते हैं कि फिरोज शाह तुगलक जो पहला शासक था, तो ऐसे नहरों का निर्माण तो जो पहला सल्तनतकालीन शासक था कि गयासुद्दीन तुगलक के समय नहरों का निर्माण हुआ, लेकिन सबसे विस्तृत नहर या फिर जो परीक्षाओं में पूछे जाने वाला जो क्वेश्चन आता है कि नहर कहां से कहां तक जारी थी, तो फिरोज शाह तुगलक की जो नहरों का वर्णन होता है, इतिहासकार कहते हैं कि फिरोज शाह तुगलक ने जो है 2 नहरों का निर्माण करवाया, कुछ इतिहासकार कहते हैं 3 का करवाया, लेकिन फिरोज शाह तुगलक द्वारा या उसके समय में 5 नहरों का जो है निर्माण हुआ। तो फिरोज शाह तुगलक के जो है इसमें देखते हैं हम नहर निर्माण। तो इसमें हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि फिरोज शाह तुगलक के समय जो है नहरों का निर्माण, इसमें आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि नहर निर्माण, तो इसके लिए इसकी जो है सिंचाई व्यवस्था, सिंचाई के लिए इसने, इसीलिए तो फिरोज शाह तुगलक ने जो कमी थी, बताया था कि इसके सामने जो कांटों का ताज मिला, खाली खजाना मिला, तो खाली खजानों को भरने के लिए फिरोज शाह तुगलक ने शासन में जो अपने वित्तीय व्यवस्था में जो सुधार किए, और कुछ जो है इसके द्वारा जो सुधार किए गए कुछ अलग भी थे। तो इसने सिंचाई की जो व्यवस्था चलाई, तो सिंचाई व्यवस्था के लिए तो इसका जो है नहर सिंचाई का जो है फिरोज शाह तुगलक द्वारा जो है प्रारंभ किया गया। और जो है अफीक कहता है कि 2 नहर चलाई, जो थी यमुना और सतलज पर, यमुना और सतलज नदी पर जो है इसने 2 नहर चलवाई। और जबकि अहमद सरहिंदी का मानना है, अहमद सरहिंदी मानता है कि 4 नहर, अहमद सरहिंदी मानता है, जैसे याहिया बिन अहमद सरहिंदी है पूरा नाम, तो अहमद सरहिंदी मानता है कि 4 नहर चलाई। अफीक मानता है कि 2 नहर चलाई, एक तो यमुना नदी से और एक सतलज नदी से, और अहमद सरहिंदी मानता है 4 नहरें चलाई। लेकिन इसकी जो है फिरोज शाह तुगलक ने जो है यथार्थ में 5 नहरों का निर्माण करवाया। तो फिरोज शाह तुगलक द्वारा जो 5 नहर निर्माण करवाई गई, उनमें देखते हैं हम सबसे पहले यमुना से, पहली नहर थी इसकी यमुना नदी से हिसार तक, यमुना नदी से हिसार हरियाणा तक। इसमें यह जो है सबसे बड़ी जो नहर थी, यमुना नदी से हिसार जो चलाई पहली नहर, 150 मील लंबी थी, 150 मील लंबी थी। इसके अलावा इसने जो दूसरी नहर चलाई सतलज नदी से घग्गर नदी तक, सतलज नदी हिमाचल प्रदेश से घग्गर नदी यूपी, सतलज नदी से और जो है घग्गर नदी तक, ये थी 98 मील। एक दूसरी नहर चलाई सतलज नदी से घग्गर नदी तक 98 मील। तीसरी नहर इसने जो है मांडवी और सिरमौर की पहाड़ी, तीसरी नहर मांडवी व सिरमौर पहाड़ी से हांसी तक, तीसरी नहर मांडवी और सिरमौर पहाड़ी से हांसी तक, घग्गर से फिरोजाबाद जो इसने एक नया शहर बनाया, घग्गर से फिरोजाबाद और यमुना से
फिरोजाबाद। दोस्तों हम बात करते हैं कि सिंचाई व्यवस्था का जो निर्माण करने के लिए तो अफीक कहता है कि 2 नहर चलाई, तो अफीक इन दोनों नहरों का वर्णन देता है। अहमद सरिंदी है जो इन दोनों नहरों का और नीचे वाली दोनों नहरों का वर्णन देता है। और जो लेकिन फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो नहर चलाई, मांडवी से सिल्हौर होके एक हांसी तक भी जो है नहर का निर्माण हुआ। फिरोज शाह तुगलक द्वारा जब नहर चलाई तो नहर निर्माण के बाद में इसने जो है सिंचाई कर भी लागू करने वाला पहला शासक था। तो इसने सिंचाई कर जो है लागू किया, सिंचाई पे जो कर लिया जाता था तो सिंचाई कर इसने लागू किया 1/10 भाग, उपज का 1/10 भाग जो है सिंचाई कर लिया गया। इन नहरों से जो है सर्वाधिक लाभ दिल्ली और हरियाणा की जनता को, सीधी बात है, फिरोजाबाद हरियाणा, ये हरियाणा, हिसार हरियाणा, तो इस नहर से, और यमुना नदी, तो दिल्ली और जो उसके आसपास हरियाणा वाली जनता को हुआ। फिरोज शाह तुगलक ने जब नहर निर्माण हो गया, सिंचाई के जो साधन हो गए, तो इसके द्वारा 1200 फलों के जो है बाग, 1200 फलों के जो है बाग लगवाए गए फिरोज शाह तुगलक द्वारा। जो है अपने जो शासन में 1200 जो है फलों के बाग, मतलब 1200 पेड़ नहीं, 1200 बाग अलग अलग, तो बड़े बड़े जो है बागों का निर्माण करवाया। क्योंकि जब सिंचाई की जब पूरी व्यवस्था, समुचित व्यवस्था हो गई, तो इसने जो है फलों के बाग जो है 1200 फलों के बागों का निर्माण किया। अब हम बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी की जो है, क्योंकि इसकी फिरोज शाह तुगलक की जो है तुष्टीकरण की नीति। तो फिरोज शाह तुगलक ने जो है तुष्टीकरण की नीति की हम बात करते हैं, तो फिरोज शाह तुगलक की तुष्टीकरण की नीति, फिरोज शाह तुगलक की तुष्टीकरण की नीति, तुष्टीकरण की नीति कृषक, अमीर, उलेमा आदि। तो फिरोज शाह तुगलक जब शासक बना तो इसने जो है इन लोगों के प्रति जो है अपनी नीतियों में जो है परिवर्तन किया। तो इसने जो नई जो नीतियों का निर्माण किया, तो उसके कारण जो पहले जो वर्ग, जो कृषक वर्ग, अमीर वर्ग और उलेमा वर्ग जो नाराज हो गया, तो इसका सबसे पहला काम था शासक बनते ही कि उस वर्ग को प्रसन्न करना। तो कृषक वर्ग के लिए जो है इसने उत्थान किया कि इसने जो है करों में कुछ रियायत दी, उनके जो कर थे या फिर जो कर्ज था राज्य का, वो कर्ज है माफ कर दिया। अमीर वर्ग के लिए जो है जागीरदारी व्यवस्था प्रारंभ की, तथा अमीर वर्ग की जो धरोहर थी, मतलब उनके पास जो है सत्ता थी, या अमीर वर्ग के पास जो भी जमीन थी, जायदाद थी, या उनका पद था, उस पद को वंशानुगत कर दिया। तो वंशानुगत करने के बाद में अमीर वर्ग के जो बाद के भी जो उनके वंशज होते थे, उनको भी उस चीज का जो है लाभ मिला। उलेमा वर्ग को प्रसन्न करने के लिए जो है इसने सुन्नी, जो कट्टर सुन्नी मुसलमान है, वो उस धारण जो है उस चीज को धारण कर लिया, तथा जो है हिंदुओं पर जो है इसने जजिया कर लगाया, जिसमें ब्राह्मणों को भी शामिल किया। और यह नीति इसके जो उलेमा वर्ग जो है को संतुष्ट करने के लिए, जो इसके लिए यह चीज भी जो है अलग प्रतीत होती है, क्योंकि यह जो मूलत है राजपूत स्त्री से उत्पन्न जो है पुत्र था, लेकिन इसने जो है कट्टर सुन्नी मुसलमान नीतियों का भी जो है पालन किया। इसने जो अपने राज्य में कर लगाए, तुष्टीकरण की नीति में, मतलब इसने जो राज्य में कर लगाए वो शरीयत के अनुसार कर लगाए, शरीयत जो है मुस्लिम जो धर्म और कानूनों के अनुसार कर लगाए। इसके अलावा जो है फिरोज शाह तुगलक द्वारा जो है उलेमा वर्ग को संतुष्ट किया, अमीर वर्ग को, और जो किसानों से जो है इसने जो सैनिकों का पद था, तो सैनिकों का पद जो अमीरों को मिलता था, उस सैनिकों के पद को भी वंशानुगत बना दिया कि कोई अमीर वर्ग से सैनिक है, या फिर जो साधारण जो जनता है सैनिक है, तो उसके जो पूर्वज थे सैनिक थे, तो सैनिक पद को भी इसने वंशानुगत। तो तुष्टीकरण की नीति के तहत इनको खुश करने के लिए इसने जो है कट्टर सुन्नी मुस्लिम जो है परंपरा का पालन किया, जिससे ब्राह्मण वर्ग खुश हुआ। अमीर वर्ग के जो है पद वंशानुगत किए गए पदों का, सैनिक पद भी वंशानुगत, सुन्नी मुसलमान तो शरीयत अनुसार कानून,
जो पहले क्या है, उलेमा, अमीर और ये सारे वर्ग जो है मोहम्मद बिन तुगलक के समय दुखी थे, तो इनको प्रसन्न करने के लिए सैदिक पद भी वंशानुगत तथा कृषक के लिए इसने करों में कटौती और ऋण माफ किया। कृषक वर्ग के लिए जो है मोहम्मद बिन जो है फिरोज शाह तुगलक द्वारा जो है इनके साथ में करों में कटौती की गई तथा इन पर जो ऋण था उसको माफ कर दिया। अब हम बात करते हैं फिरोज शाह तुगलक के विनिर्माणकारी, उसके लोक कल्याणकारी कार्य। फिरोज शाह तुगलक के विनिर्माण, उसके जो है के समय के जो है निर्माण कार्य और उसके लोक कल्याण कार्य, मतलब जनता के कल्याण के लिए फिरोज शाह तुगलक द्वारा क्या किया गया। तो फिरोज शाह तुगलक की हम बात करते हैं विनिर्माणकारी और लोक कल्याणकारी कार्यों पर। फिरोज शाह तुगलक के विनिर्माण कार्य व लोक कल्याणकारी कार्य। फिरोज शाह तुगलक ने मतलब किन का जो है चीजों का निर्माण किया और इसके द्वारा जो है जनता के कल्याण के लिए क्या जो है कार्य इसने किए गए। तो इसने जो है अनेक जो है इसने विनिर्माण किया करवाया, अनेक मकतबे, मदरसे, मकतबे जो है मुस्लिमों के जो पढ़ाई के या शिक्षा के जो क्षेत्र होते थे मकतबे कहा जाता था, मदरसों का इसके द्वारा निर्माण हुआ। सार्वजनिक जो है स्थल उनका निर्माण हुआ। इसका जो है प्रमुख इसके काल का जो वास्तुकार था गाजी सेना, इसके समय जो है वास्तुकार था गाजी सेना व उसका शिष्य मलिक अहमद जो है इसके समय जो है वास्तुकार था। गाजी सेना व शिष्य मलिक अहमद जो है इसके समय के प्रसिद्ध वास्तुकार थे। फिरोज शाह तुगलक की जो तुलना थी, इसके विनिर्माण जो कार्यों को लेकर फिरोज शाह तुगलक की जो तुलना है वो सबसे बड़ा जो है इतिहास में माना जाता है, जिसने रोम के महलों का निर्माण करवाया, फिर रोम में जो बड़े बड़े जो ऐतिहासिक भवनों का निर्माण करवाया। तो फिरोज शाह तुगलक की जो तुलना है तत्कालीन इतिहासकारों ने जो है रोम के आगस्टस, जो रोम का सम्राट था, यूनानी सभ्यता में मिलता है, रोम के आगस्टस जो है शासक से की तथा फिरोज शाह तुगलक ने लगभग 300 नए नगर, 300 नए नगर बसाए, जिसमें फिरोजाबाद, फिरोजपुर कोटला, जौनपुर, फिरोजा, हिसार आदि जो है इसने नगर बनवाए। जैसे फिरोजाबाद, फिरोजपुर, कोटला फिरोज शाह जो दिल्ली का जो है कोटला फिरोज शाह, हिसार, जौनपुर उत्तर प्रदेश में आदि जो है नगरों की स्थापना की। इसके अलावा जो है इसने अपना पुत्र जो जौनपुर जो नगर बसाया, तो जौनपुर जो नगर है इसने जो अपने से जो पूर्व शासक था जौना खां, उसकी याद में जो है उत्तर प्रदेश में जौनपुर नगर का जो है निर्माण करवाया। फिरोजाबाद ने जो है, इसके अलावा फिरोज शाह ने इल्तुतमिश द्वारा हौज शमसी जो है इल्तुतमिश की जो है हौज ए शमसी का पुनर्निर्माण करवाया, तथा हौज ए शमसी का पुनर्निर्माण करवाया और हौज ए खास जो अलाउद्दीन की है, हौज ए खास का पुनर्निर्माण करवाया। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो सबसे ज्यादा जो है लोक कल्याण कार्य जो कार्य इसके द्वारा जो किए गए, उसके अलावा जो इसके द्वारा जो लोक कल्याणकारी जो कार्य किए गए उनमें हम देखते हैं, हाँ उससे पहले फिरोज शाह तुगलक जो है जो टोपरा और मेरठ के जो अशोक स्तंभ थे उनको दिल्ली में स्थापित किया।
और फिरोज शाह तुगलक के, अब हम लोक कल्याणकारी कार्यों के बारे में बात करते हैं, तो इसने जो है 1700 सरायों का जो है इसने जो निर्माण करवाया। सराय क्या होती है? सराय होती है किसी भी जगह पर ठहरने के लिए, जो वर्तमान जो हम बोलते हैं धर्मशाला, तो यात्रियों को ठहरने के लिए, बाहर से आने वाले जो दिल्ली में या जो सल्तनत क्षेत्र में आने वाले लोगों के लिए जो है सराय बनवाई, उनके लिए रुकने के लिए सराय बनवाई। तो 1700 सरायों का जो निर्माण है फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। इसके अलावा फिरोज शाह तुगलक ने जो है मुस्लिम जो पुत्री है, तो उसके लिए, जो पुत्रियों की शादी के लिए या फिर उनके लिए जो है फिरोज शाह तुगलक ने कोष की निर्माण किया, तथा उस कोष का निर्माण किया जिससे और उनको रोजगार जो है कल्याण दिया है। इसने रोजगार ब्यूरो की जो है स्थापना की, रोजगार ब्यूरो की तथा उसने जो है एक अस्पताल बनवाया, रोजगार ब्यूरो की स्थापना की, अस्पताल बनवाया, उसको कहा दारुल सफा खाना। अभी भी मुस्लिमों में जो है अस्पताल को कहा जाता है तो दारुल सफा जो है उर्दू वर्ड है, मतलब फारसी वर्ड है, तो दारुल सफा अस्पताल जो है, दारुल सफा मतलब गरीब लोगों का या फिर जो है इलाज के लिए इसने जो है अस्पताल बनवाया, दारुल सफा जिसको कहा जाता था। इसने जो एक नया जो है इसके समय जो था, इसने के समय जो है 1 लाख और लगभग 80,000 इसके साथ दास थे इसके पास। 40,000 दास तो जो ऐसे थे जो महल में ही रहते थे। तो दासों के लिए जो इसने एक नया विभाग बनवाया वो था दीवान-ए-बंदगान। दासों के लिए एक नवीन विभाग दीवान-ए-बंदगान की जो है स्थापना की गई। तो फिरोज शाह तुगलक कहता था किसी भी चीज में, मतलब दासों का वो अच्छा सम्मान करता था, दासों के लिए जो है दास बनाता था, मतलब कोई भी चीज में वो 2 दास बना लिए जाते थे। तो दासों की खरीद फरोख्त भी उस समय ज्यादा हुई, तो इसके समय में खुद ही 1,80,000 दास फिरोज शाह तुगलक के शासन में थी। 40,000 तो जो है महल की देखभाल के लिए ही लगे हुए थे। तथा इसके शासन में इसने जो आश्रय दिया, तो उनमें आश्रय जो इसने दिया जियाउद्दीन बर्नी जो विद्वान थे, जियाउद्दीन बर्नी, जिन्होंने तारीख ए फिरोजशाही ग्रंथ की रचना की, जियाउद्दीन बर्नी जो इनके दरबार में थे। तथा शम्स-ए-सिराज अफीक इन्होंने भी जो है पुस्तक लिखी, वो लगभग नाम वही है तारीख फिरोजशाही, और फिरोज शाह तुगलक द्वारा जो अपनी जो स्वयं की जीवनी लिखी गई उसका नाम है फुतुहात फिरोजशाही। बर्नी की एक पुस्तक और है, जियाउद्दीन बर्नी की है फतवा-ए-जहांदारी। तो ये दोनों जो है फिरोज शाह तुगलक के जो शासन में इनको जो है संरक्षण प्राप्त हुआ था। इसने जो है मदरसों की स्थापना की। फिरोज शाह तुगलक ने लगभग कितने 13 मदरसे बनवाए, 13 मदरसों का जो है इसने निर्माण करवाया। 13 मदरसों का जो है इसके शासन के समय निर्माण हुआ। तथा इसने विद्वानों पर लगभग कहते हैं कि 36 लाख टंका जो है मुद्रा थी चांदी की, 36 लाख टंका जो है विद्वानों पर खर्च किया। इसने बताया था आपको मैंने पहले कि इसने जो दलाइल फिरोजशाही नाम से जो है संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद करवाया था अपने जो है अहमद सानी के द्वारा। इसके अलावा इसने दिल्ली के जो व्यक्तिगत मामलों में जो सर्वाधिक, अगर व्यक्तिगत संपत्ति की बात करें हम, तो व्यक्तिगत संपत्ति जो एक टाइम ऐसा था फिरोज शाह तुगलक के समय की दिल्ली की जो है हालत जो है खाली खजाना इसको प्राप्त हुआ था। लेकिन अलाउद्दीन जो खिलजी है उसने जो अपने जो है शासन में जो उसने बाजार नियंत्रण प्रथा या वो सारी चीज़ें जो प्रारंभ की। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के बाद से हम बात करें, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी से भी ज़्यादा जो इतिहासकार, पुराने इतिहासकार कहते हैं कि उस समय सबसे ज़्यादा जो व्यक्तिगत संपत्ति थी वो फिरोज शाह तुगलक के पास उस समय, मतलब इसने इतने विनिर्माण कार्य करवाए, इतने जो इसने चीज़ों का
जो दिल्ली सल्तनत का इसके समय इतना विकास हुआ, नए नगर बसाए, आय के जो नए नए स्रोत, नए नए साधन, नहर निर्माण, इतना विकास हुआ दिल्ली सल्तनत का, तो सबसे ज्यादा व्यावसायिक संपत्ति जो है इतिहासकार कहते हैं कि फिरोज शाह तुगलक के पास थी। आरसी मजूमदार ने कहा कि फिरोज शाह तुगलक अपने युग का सबसे धर्मांध शासक था। अपने युग का बताया था। धर्मांध शासक क्यों है? क्योंकि उसकी नीतियों से, क्योंकि इसकी नीतियों से इसने उलेमा वर्ग को खुश करने के लिए, क्योंकि एक सबसे बड़ी दिक्कत थी कि ये राजपूत स्त्री से उत्पन्न पुत्र था, उसके बावजूद भी इसने जो है सुन्नी मुसलमान जो है व्रतों का जो धारण किया, और उन व्रतों को धारण करने के बाद में फिरोज शाह तुगलक द्वारा जो है नए जजिया कर चलाए। इसने 4 जो कर, जो सारे जो पुराने कर थे उनको हटाकर नए कर चलाए, धार्मिक नीतियों का, मंदिरों को तोड़वाया। तो इसके कारण इसको जो है पहला धर्मांध शासक जो है मजूमदार ने कहा, तथा इसको सिकंदर लोदी और औरंगजेब का अग्रज या अग्रगामी शासक माना है। उसके अलावा हेनरी इलियट और एल्फिंस्टन इसको, हेनरी इलियट व एल्फिंस्टन इसको जो है अकबर कहते हैं। सल्तनत काल का अकबर, सल्तनत काल का जो है इसको हेनरी इलियट और एल्फिंस्टन है फिरोज शाह तुगलक के लिए जो सल्तनत काल का अकबर जो है शब्द कहा गया। अब दोस्तों फिरोज शाह तुगलक का जो है शासन जो है 1388 ईस्वी में खत्म हो गया। तो हम बात करते हैं उसके बाद में जो है इसका पोता फिरोज शाह तुगलक के जो बाद के उत्तराधिकारियों के बारे में बात करते हैं। तो इसको पोता है तुगलक शाह शासक बना। दोस्तों अब हम बात करते हैं फिरोज शाह तुगलक का शासन खत्म हो गया, तो इसके उत्तराधिकारियों के बारे में। तो उसके बाद में तुगलक वंश का जो अंतिम शासक था नसीरुद्दीन, उसकी हत्या जो है उसके समय में तैमूर लंग का 1398 ईस्वी में आक्रमण हुआ। तो 1391 ईस्वी से उसने 1414 ईस्वी तक जो है उसे मातहत या फिर ऐसे से में शासन करता रहा। फिर बाद में क्योंकि तैमूर का आक्रमण हुआ तो दिल्ली सल्तनत पर पूरी तरीके से जो खत्म हो गई, तो उसके बाद में जो है सैयद वंश का जो है उदय हुआ। तो हम बात करते हैं मोहम्मद जो है फिरोज शाह के जो है अधिकारियों के बारे में। तो फिरोज शाह के जो उत्तराधिकारी, तो फिरोज शाह के उत्तराधिकारी, तो फिरोज शाह के उत्तराधिकारियों के हम बारे में बात करें तो 1388 में जो उत्तराधिकारी बना वो था तुगलक शाह। फिर ये कमजोर शासक था, ज्यादा शासन इसका रहा नहीं, तो तुगलक इतिहास में हमको पढ़ना भी नहीं होता, तुगलक शाह बस नाम पता हो। इसके बाद में बना अबू बकर, और अबू बकर के बाद में जब शासक बना 1394 ईस्वी में वो बना नसीरुद्दीन महमूद। 1394 से शासक बना, 1394 से 1412 ईस्वी तक नसीरुद्दीन महमूद शासक बना 1394 से 1412। तो नसीरुद्दीन महमूद के समय 1398 ईस्वी में जो है तैमूर लंग का दिल्ली पर आक्रमण, तैमूर लंग ने जो है दिल्ली पर आक्रमण किया। इसके जो है काल में नसरुद्दीन महमूद के काल में एक मल्लू इकबाल नाम का जो व्यक्ति था, तो मलिक सरवर जो है इसके समय जो है एक शासक इसके समय था एक मलिक सरवर। तो मलिक सरवर जो हिजड़ा था सरवर, तो इसने मलिक सरवर ने जो है मलिक उपसर्ग की जो है उपाधि ले रखी थी। बाद में जो मलिक सरवर ने ही इसी के जो वंशजों ने जौनपुर में सरकी साम्राज्य की जो स्थापना मलिक सरवर के समय में हुई, तथा इसका जो इसके समय तो जो राज्यों का जो स्वतंत्र होना था, किसके नसीरुद्दीन महमूद के समय राज्यों का स्वतंत्र होना था, तो मल्लू खां भी जो है इसके समय था। तो मल्लू इकबाल भी जो है अभियान जो इसने जो किए,
तो जब तैमूर लंग का आक्रमण हुआ तो मल्लू इकबाल भाग गया दिल्ली छोड़ के। मलिक सरवर जो है इसने सरकी साम्राज्य की जो है स्थापना की और अपने आप को स्वतंत्र कर लिया। दिलावर खां के जो नेतृत्व में जो है दिलावर खां था एक, तो दिलावर खां जो है इसके नेतृत्व में गुजरात जो है दिलावर खां के नेतृत्व में जो है मालवा स्वतंत्र हो गया दिल्ली सल्तनत से। उसके पश्चात इसके समय में नसरुद्दीन महमूद के समय में जो है वकील ए दर, क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि वकील ए दर विभाग का जो निर्माण जो है किसके द्वारा किया गया, जिसका काम है शासन व्यवस्था। नसरुद्दीन महमूद के समय एक विभाग बनाया वकील ए दर। क्वेश्चन है जो हम सल्तनत कालीन जो है प्रशासन में पढ़ेंगे कि किस शासक के, जैसे नायब ममलिकात बहराम शाह के समय, आरिज मुमालिक जो है बलवन के समय, दीवाने कोई कुतुबुद्दीन जो है दीवाने कोई जो है मोहम्मद बिन तुगलक के समय, तथा जो सल्तनत काल के जो बाजार नियंत्रण के जो पद थे तो बरीद और जो है वो पद वो अलाउद्दीन खिलजी के समय जो प्रारंभ किए गए, जैसे दीवान बंदगान, दारुल सफ़ा, वो फिरोज तुगलक के समय। तो जैसे ही एक पद था वकील दर, जिसका काम था कि शासन के जो है वित्तीय व्यवस्थाओं को, शासन की जो है शासन व्यवस्था को देखना और सैनिक व्यवस्था की जो है देखरेख करने का काम करना था। तो इस पद पर जो है सबसे पहले मल्लू इकबाल बैठा। कौन बैठा? मल्लू इकबाल। मल्लू इकबाल जो है इस पद पर सबसे पहले नियुक्त हुआ। इसके बाद में 1412 में नसरुद्दीन महमूद की हत्या हो गई और नसरुद्दीन महमूद के बाद में जो है एक नया वंश जो है दिल्ली सल्तनत पर सत्ता में आया, जिसका नाम था सैयद वंश। तो दोस्तों हम बात करें कि जैसे फिरोज शाह के उत्तराधिकारी, तो फिरोज शाह के उत्तराधिकारियों के बारे में बताया था कि सबसे पहले जो फिरोज शाह के उत्तराधिकारी थे वो तुगलक शाह बना। तुगलक शाह कमजोर उत्तराधिकारी था, थोड़े समय तक शासन किया उसने और हमको इतिहास में उनके जो है बारे में ज़्यादा जानकारी भी नहीं मिलती। तुगलक शाह के बाद में जो है अबू बकर शासक बना। तो अबू बकर के बाद में जो है नसरुद्दीन महमूद के बारे में हमें पढ़ने को मिलता है। तो नसरुद्दीन महमूद 1394 से 1412 ईस्वी तक जो है तुगलक काल का जो है शासक हुआ। इसके समय सबसे बड़ी दिक्कत थी 1398 में दिल्ली पर तैमूर लंग ने जो है आक्रमण किया। उसके समय में दिलावर खां भाग गए अपना दिल्ली छोड़ के, दिलावर खां मालवा चला गया और मालवा में स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर डाली। मल्लू इकबाल भागकर वारान चला गया। मलिक सरवर ने जो है जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राज्य की स्थापना करी। और अब हम बात करते हैं नसरुद्दीन महमूद के समय। नसरुद्दीन महमूद के समय एक चीज हुई, एक नए पद वकील दर, जिसका काम है शासन व्यवस्था और सैनिक व्यवस्था। शासन व्यवस्था और सैनिक व्यवस्था की देखभाल जो है करने का जो कार्य होता था वो वकील ए दर के होता था। और इस पद पर जो नियुक्त होने वाला पहला व्यक्ति था वो था मल्लू इकबाल। अब दोस्तों हम अगली कक्षा में बात करेंगे, तुगलक वंश हमारा कंप्लीट हो गया। हमारे दो वंश जो है दिल्ली सल्तनत के दो वंश जो है कंप्लीट हो गए, गुलाम वंश, तीन वंश, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश। अब हम अगली कक्षा में बात करेंगे सैयद वंश, जो बहुत छोटा, जिनके जो शासकों ने लगभग 35-40 वर्ष तक शासन किया। तो सैयद वंश के बारे में इतना उल्लेख नहीं है। हम सैयद वंश के बाद में बात करेंगे, हम लोधी वंश और सैयद वंश दोनों एक कक्षा में पढ़ेंगे। उसके बाद में हम बात करेंगे जो है अगली जो कक्षा होगी उसमें बात करेंगे हम सल्तनत कालीन प्रशासनिक व्यवस्था की। और सल्तनत काल की प्रशासनिक व्यवस्था के बाद में हम जो विजयनगर और बहमनी साम्राज्य है वो भी सल्तनत काल में ही आता है, क्योंकि जो है मोहम्मद बिन तुगलक के समय इन दोनों जो है स्वतंत्र राज्यों का अस्तित्व आया था। अब हम अगली कक्षा में बात करते हैं दोस्तों सैयद और लोधी वंश।